हेलो एवरीवन। तो नए लेक्चर में फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और लास्ट क्लास में मैंने एक बात बोली थी कि मौज मस्ती करते रहिए, लेकिन वो आधा था। आधा उसमें ये भी था कि मौज मस्ती के साथ साथ पढ़ाई भी करते रहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि सिर्फ मौज मस्ती करते रहें और आपका क्लास 10th निकल जाए। देखिए, मैं 2 मिनट लेकर एक बात आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। क्लास 10th मतलब ज़रूरी इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें आपको बोर्ड के एग्ज़ाम्स देने होते हैं और इसके मार्क्स की वैल्यू होती है वगैरह वगैरह। ऐसा कोई ख़ास नहीं है। इसके मार्क्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होती और ना ही ज़्यादा इसकी डिग्री की कोई मान्यता है। 10th क्लास पे आपको कोई जॉब नहीं मिलने वाली। क्लास 10th इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि क्लास 11th और 12th में सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। और 11th 12th को जब आपको पढ़ने की बारी आती है तो उससे पहले क्लास 10th में ही स्टूडेंट को मतलब ये समझिए कि उस लेवल पर आ जाना चाहिए कि 11th के लिए वो तैयार हो जाए। 11th में सिलेबस ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा है, वहाँ दिमाग ज़्यादा लगेगा। तो ये चीज़ ना क्लास 10th में ही डेवलप हो जानी चाहिए कि आपको 4 घंटे 5 घंटे बैठकर पढ़ने की आदत लगे, सवाल सॉल्व करने की आदत लगे, आपका दिमाग धीरे धीरे चले। तो ये सारी आदत ना क्लास 10th में लगनी चाहिए। और जिन बच्चों को क्लास 10th में ये आदत नहीं लगती है, 11th में उन्हीं लोगों को ये दिक्कत होती है। 11th में कोई ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस है, हो जाती हैं, सब कर लेते हैं। लेकिन वही लोग कर पाते हैं अच्छे से जिनको 4 से 5 घंटे बैठने की आदत हो, 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी करने की आदत हो, बैठने की नहीं। ये नहीं कि सर हम तो 5 घंटे बैठकर 2 मूवी एक बार में देख देते हैं, तो वो बात नहीं है। 4 घंटे बैठकर पढ़ने की बात हो रही है। बात समझ गए ना? इसको किसी दूसरे मतलब में मत लीजिएगा। ओम्स लॉ से शुरू करें क्या आज? बहुत ही अच्छी बात है ओम्स लॉ। ओम्स बाबा ने बहुत अच्छा एक रिलेशन दिया जिसका यूज करके ज़िंदगी काफ़ी आसान हो गई और उसके बाद काफ़ी डाउट्स भी क्लियर हो गए। तो ओम्स लॉ होता क्या है? तो ओम्स लॉ हमें रिलेशनशिप होता है। ये ओम्स लॉ की मदद से हम लोग रिलेशनशिप मालूम करते हैं करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। जो करंट है और पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में रिलेशन बताता है ओम्स लॉ। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये ओम्स लॉ की मदद से हम लोग जानने वाले हैं। और वो ये है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अनुसार एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दो, क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट कर ली जाती हैं ताकि हमारा एक्सपेरिमेंट में किसी तरीके का दिक्कत ना हो। तो कांस्टेंट टेम्परेचर कर लो। एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इंड्स। मतलब कि अगर एक वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो ये करंट फ्लोइंग जो है इस कंडक्टर में ये डायरेक्टली होगा कि यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि करंट कितना होगा। अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो करंट का फ्लो भी ज्यादा होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट का फ्लो भी कम होगा। ठीक है ना? अब बात देखिए, अब बात समझिएगा जरा, क्यों ऐसा हुआ। इसके पीछे का रीजन मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? कितना हमने काम किया कितने चार्ज को फ्लो करने में। ठीक है ना? तो यानी कि जितना चार्ज काम हम करेंगे चार्ज को फ्लो करने में, हमें उतना ही ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। यानी कि चार्ज अगर फ्लो हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा होगा। और यह बात हम लोग पहले भी जानते थे कि जितना ज्यादा चार्ज का फ्लो होगा उतना ही ज्यादा करंट होगा।
अब इस बात को जानेंगे कि जितना ज्यादा चार्ज का फ्लो हम करेंगे, जितना ज्यादा काम करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा बढ़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब हमारा बढ़ेगा तो उसके अक्रॉस करंट भी हमारा बढ़ेगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा तो उसके अक्रॉस करंट भी घटेगा, क्योंकि पोटेंशियल चार्ज से कनेक्टेड होता है। बात समझ में आई ना? तो ये तीनों का लिंकेज आपको लोगों को समझ में आया? थोड़ी बहुत समझ में आई होगी बात, और भी क्लियर होगा। अभी आगे बढ़ने दीजिए मुझे। 10 से 15 मिनट आप लोग सिर्फ जो मैं बोल रहा हूं सुनते जाइए, और जो बोर्ड पे आता जा रहा है उसको वीडियो को रोक रोक के लिखते जाइए। अब आगे की कहानी सुनिए। ये बात तो समझ में आ गई कि करंट और वोल्टेज के बीच में ये रिलेशन बताया है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए आगे आप लिखिएगा कि इफ आई इज द करंट, अगर आई जो है करंट है, और ये करंट है फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, और V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस बोल लो या वोल्टेज बोल लो। तो I करंट है कंडक्टर में, और V उस कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस है। मतलब अगर ये एक कंडक्टर है तो इसमें करंट I है, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है वो V है। तो क्या होगा? तो होगा ये कि जो करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V के। कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये लाइन लिखने के बाद यहां से आप लिखना शुरू कीजिए, जो मैं अब लिखवाने जा रहा हूं। पहले ये लिख लीजिए, उसके बाद ये लिखिए। तो I जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V के, क्योंकि पीछे मैंने बात किया था कि करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। यानी अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगी तो हम लोगों को मालूम है कि इक्वल टू साइन आती है और कोई ना कोई एक कांस्टेंट आता है, क्योंकि हम लोग को मालूम है जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटती है तो एक कांस्टेंट आता है। और यहां पे हर एक एक्सपेरिमेंट का अपना कांस्टेंट अलग अलग होता है। तो यहां पे जो कांस्टेंट है के, कांस्टेंट के, ये है आपका 1/r। ये कांस्टेंट क्या होता है? 1/r के बराबर। तो यानी कि अब अगला स्टेप हमारा क्या आ जाएगा? I इक्वल टू के की वैल्यू हो जाएगी 1/r, यानी कि फुल टोटल हो जाएगा V/r। तो ये आपका फॉर्मूला निकल गया, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं कि R को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लोग लिख लेते हैं V इक्वल टू IR। तो ये V इक्वल टू IR फॉर्मूला कहां से आया, ये बात आप लोगों को आज मालूम चल गई। R क्या होता है अभी मैं बता रहा हूं। तो I करंट है अगर एक कंडक्टर में, और उस कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यानी I इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगी, K आएगा और उसके बाद V आएगा, V जो कि है पोटेंशियल डिफरेंस। और इस K की वैल्यू यहाँ पे 1/r होती है, तो यानी कि I इक्वल टू V/r हो जाएगा, यानी V इक्वल टू IR। ये हमारा फॉर्मूला हो गया ओम्स लॉ के आधार पे। तो आपको ये सारी बातें लिख लेनी है, ठीक है ना? पहले ये ओम्स लॉ लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ फलाना ठिकाना, और उसके बाद जब ये हो जाए तब यहां से आप क्या कीजिएगा, ये नेक्स्ट पॉइंट लिखना शुरू कीजिएगा, इफ आई इज द करंट, और उसके बाद जो मैं ये लिखवा रहा हूं। अब देखिए ये आर क्या है, व्हाट इज आर? तो आर जो है ना ये रेजिस्टेंस है। पहली तो बात, आर यहां पे एक कांस्टेंट टर्म है, यहां पे तो कांस्टेंट की तरह ही बिहेव हो रहा है ना भैया। तो आर जो है सो कांस्टेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉल्ड एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का ये रेजिस्टेंस है। इसका अगर देसी नाम बोला जाए ना तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है बाधा इन करंट। करंट में जो बाधा उत्पन्न करे उसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। अभी आगे समझ में आएगा, वेट कीजिए। पहले यहां तक समझ में आ गया कि अगर करंट फ्लो आई हो रहा है, उसके क्रॉस कंडक्टर में आई करंट फ्लो हो रहा है, और उस कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो उन दोनों के बीच का रिलेशन ऐसे होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगी K आएगा, K की वैल्यू 1/R होती है, तो V इक्वल टू IR आ गया, जहां पर R जो होता है कांस्टेंट होता है, जिसको कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कहते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि रेजिस्टेंस होता क्या है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा डिटेल में आगे। व्हाट इज रेजिस्टेंस? आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये रेजिस्टेंस है क्या, और इसको आपने बाधा क्यों बोला कि ये करंट के रास्ते का बाधा है। देखिए, रेजिस्टेंस जो होता है ना, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। हर एक कंडक्टर की अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है, जैसे हर एक आदमी की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, अपना अपना बिहेवियर होता है। जैसे कोई आदमी अपना अपना बिहेवियर होता है ना हर किसी का, कोई बहुत चालाक होता है, कोई थोड़ा सा डम टाइप होता है, कोई सेल्फिश होता है, तो कोई दूसरों की मदद करने वाला होता है, कोई सिर्फ अपनी, मतलब कोई अपने सिर्फ सुनता है और अपने बारे में ही सोचता है, तो कोई कई लोगों के बारे में सोचते हैं। तो हर किसी का अपना अपना बिहेवियर होता है। सेम वैसे ही जो कंडक्टर होते हैं ना, हर एक कंडक्टर की भी अपनी अपनी बिहेवियर होती है और अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। क्या? तो कुछ कंडक्टर ऐसे होते हैं जिसमें रेजिस्टेंस जो होता है ज्यादा होता है, कुछ कंडक्टर ऐसे होते हैं जिसमें रेजिस्टेंस कम होता है। तो रेजिस्टेंस जो होता है ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, ड्यू टू विच, जिसके कारण से इट अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर। कंडक्टर से जब करंट जाता है तो उस कंडक्टर अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से, उसकी जितनी प्रॉपर्टी होगी, उसके अंदर जितना रेजिस्टेंस होगा, उसके हिसाब से वो करंट को फ्लो ना हो, इसके लिए रोकता है। इसके लिए क्या करता है? रोकता है। यानी कि करंट इज द रेजिस्टेंस इज द रुकावट इन द पाथ ऑफ करंट। करंट के रास्ते का ये रुकावट है रेजिस्टेंस। चाहे तो हिंदी में ये बात कहीं लिख भी लें कि रेजिस्टेंस जो है वो करंट के रास्ते का रुकावट है। और मैंने जैसे अभी आपको बताया कि हर एक कंडक्टर की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि कुछ कंडक्टर ऐसे होंगे जिनकी प्रॉपर्टी ये होगी कि बहुत कम रेजिस्टेंस होगा, यानी कि ये करंट को ज्यादा फ्लो होने देंगे। कुछ कंडक्टर ऐसे होंगे जिनमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो वो करंट को कम फ्लो होने देंगे। ठीक है ना? तो ये बात भी अभी हम लोग आगे डिटेल डिस्कस करेंगे, कौन सा ज्यादा फ्लो करने देगा करंट को, कौन सा कम करने देगा, कैसे है रेजिस्टेंस की, और भी प्रॉपर्टी आगे हम लोग देखेंगे। फिलहाल आप लोग इतना समझ गए होंगे, आई होप, कि रेजिस्टेंस जो होता है ये करंट के रास्ते की रुकावट होती है। यानी अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो करंट कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा, करंट अगर हमें ज्यादा चाहिए तो हमें रेजिस्टेंस को कम करना होगा। अभी आगे देखिए, अभी आगे मैं लिखवाऊंगा इन सारी बातों को, फिलहाल तो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब पहले मैं लिख रहा हूं उसको लिखिएगा, उसके बाद ये सारी चीजें लिखिएगा। पहले मैं जो लिख रहा हूं उसको लिखिए। फ्रॉम ओम्स लॉ, अभी जो हमने ओम्स लॉ पढ़ा, ओम्स लॉ में हमने अभी क्या पढ़ा? I इक्वल टू V अपॉन R, यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं ना कि V इक्वल टू IR। यही बात तो अभी हम लोगों ने पढ़ी। आप ध्यान से देखिए यहां पे रिलेशन आपको क्या दिख रहा है। I जो है वो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। I जो है वो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बात भी तो ओम्स लॉ में हमने पढ़ी थी कि I जो है वो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर करंट जो है, चूंकि ये बात हम जानते हैं कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, इट मींस व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने शॉर्ट में पीडी लिखा है, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेज, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे, देन करंट ऑल्सो इंक्रीजेज, तो करंट जो है वो भी इंक्रीज करेगा। एंड इफ पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेज, अगर इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम घटाएंगे तो करंट भी हमारा डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की यही नियम होती है कि अगर एक वैल्यू बढ़ाओगे तो उसके जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दूसरी वैल्यू भी बढ़ेगी, और अगर एक वैल्यू घटाओगे तो दूसरी वैल्यू भी घटेगी।
यानी अगर पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया तुमने, इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल्ड, तो करंट को भी डबल्ड करो, करंट भी डबल हो जाएगा। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस को आधा कर दिया तो करंट भी आधा हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस को 5 गुना बढ़ा दिया तो करंट भी 5 गुना बढ़ जाएगा। बात समझ में आई ना? तो अगर आपको कहीं पे करंट ज्यादा चाहिए तो आप इस बात पे ध्यान दो कि कैसे करके हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा पैदा कर दें तो करंट अपने आप ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ये रिलेशन समझ में आ गया? ये पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे बढ़िए। अब जरा रेजिस्टेंस के साथ देखते हैं। देखिए रेजिस्टेंस के साथ, अभी फिर से चुपचाप देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, उसके बाद नीचे वाले पॉइंट्स को लिखिएगा। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा पीछे? फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ I इक्वल टू V अपॉन R। मतलब करंट तो इस V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के, लेकिन ये R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ये करंट जो है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। मतलब अगर रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, और अगर रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का तो यही नियम चलता है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में अगर एक वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी वैल्यू घटती है, और एक वैल्यू घटती है तो दूसरी वैल्यू बढ़ती है। तो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। साफ साफ यहां दिख रहा है कि I इक्वल टू V अपॉन R, यानी R की वैल्यू अगर बढ़ाओगे तो क्या होगा? I की वैल्यू कम होगी। जैसे R मान के चलो V 50 था, R हमने 10 किया, तो I की वैल्यू कितनी आ गई? 5। और V अभी भी 50 है, लेकिन R की वैल्यू अब हमने 100 कर दी, R बढ़ा दिया, तो देखिए करंट कितना चला गया? बिल्कुल खत्म, 0.5। करंट कम हो गया ना। तो यानी कि ये बात समझ में यहां से आ रही होगी बच्चों को, मैं बहुत वीक स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं। तो यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू घट जाएगी। यानी कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इट मींस व्हेन रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, जब रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा देन करंट जो है वो डिक्रीज करेगा, और जब रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो करंट जो है वो इंक्रीज करेगा। इसीलिए हमें ऐसा वायर चुनना चाहिए, ऐसा कंडक्टर, ऐसा तार हमें चुनना चाहिए जिसकी रेजिस्टेंस कम हो, जिसकी रेजिस्टेंस क्या हो? कम हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो करंट का फ्लो करे। इसीलिए हम लोग घरों में जो अपनी वायरिंग करते हैं ना, वो अगर थोड़ा सा महंगा तो पड़ता है, लेकिन कॉपर की वायर से करते हैं, क्योंकि कॉपर की वायर जो है उसमें रेजिस्टेंस कम होता है, तो रेजिस्टेंस कम होगा तो उसमें करंट का फ्लो ज्यादा होगा। बात समझ में आई ना? तो इसलिए हम लोग अपने घरों में ऐसे वायर से वायरिंग करते हैं जिसमें रेजिस्टेंस कम हो और करंट हमें ज्यादा मिले। रिलेशन से समझ में आ रही बात? यानी कि अगर रेजिस्टेंस को हम डबल करेंगे तो करंट आधा हो जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस को हम आधा करेंगे तो करंट डबल हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आई? तो ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। वीडियो को रोकिए, इतना पॉइंट नोट कीजिए, अब आगे बढ़िए। अब हम लोग कंक्लूजन देखते हैं कि क्या है इस बात का कंक्लूजन, मतलब अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसका क्या कंक्लूजन है। तो इसका मतलब ये है, इट मीन्स जो इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ है, मतलब कि एक कंडक्टर में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, ये दो बातों पर डिपेंड करेगी। एक कंडक्टर में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ये दो बात पर डिपेंड करेगी। पहला कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है कंडक्टर के क्रॉस, उस कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, क्योंकि वो डायरेक्टली होता है, करंट जो होता है वो डायरेक्टली होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा तो करंट भी ज्यादा। और दूसरा रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, कि उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या है, उस कंडक्टर में कितनी क्षमता है करंट को रोकने की, उस कंडक्टर में कितनी क्षमता है करंट को रोकने की, वही तो रेजिस्टेंस होता है। तो ये इनवर्सली होता है, यानी I, ठीक है ना। तो यानी कि अगर हमें किसी कंडक्टर में अगर करंट ज्यादा फ्लो कराना है तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना होगा, और ऐसा कंडक्टर लेना होगा
में रेजिस्टेंस कम करना हो। तो अगर ऐसा सवाल आता है कि बताओ करंट अगर हमें ज्यादा चाहिए तो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करना होगा, तो बढ़ाना होगा, और अगर हमें करंट ज्यादा चाहिए तो रेजिस्टेंस को क्या करना होगा, तो घटाना होगा। क्या ये बात समझ में आ गई ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी अब, आई थिंक। फिर भी दिक्कत हो रही होगी तो डाउट क्लास में हम लोग मिलेंगे और डाउट क्लास में, लाइव क्लास में वहां पे इसको डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए, अब हम लोग V और I के बीच में ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना, कि इन दोनों के बीच में ग्राफ कैसे बनता है, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात, I इक्वल टू V अपॉन R, ठीक है ना। यानी कि मैं ऐसा कर रहा हूं कि I को इधर लेकर चला जा रहा हूं, यानी कि R इधर और I को नीचे, V अपॉन I इक्वल टू R। और R जो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं V अपॉन I जो है वो एक्चुअल में देखा जाए तो कांस्टेंट है। एक फिक्स वायर के लिए अगर हमने एक वायर को ही फिक्स कर दिया, एक कंडक्टर को फिक्स कर दिया, तो उसके अंदर तो प्रॉपर्टी सेम रहेगी ना, उसके अंदर जो प्रॉपर्टी रहेगी करंट को रोकने की वो तो एक ही जैसी रहेगी, तो वो कांस्टेंट रहेगा। तो यानी कि V अपॉन I जो है वो कांस्टेंट है फॉर अ पार्टिकुलर कंडक्टर। मेरी बात पता नहीं कई लोग नहीं समझ पाए होंगे तो मैं फिर से बता देता हूं। देखिए, अगर मैंने एक कंडक्टर ले लिया, जैसे मान के चलिए मैंने कॉपर ले लिया, तो कॉपर की अपनी जितनी औकात होगी, उसकी जितनी उसके अंदर क्षमता होगी करंट को रोकने की, वो एक कांस्टेंट होगी ना, वो एक फिक्स हो गई। तो अब हम V और I को चेंज करेंगे, और एक बार V को चेंज करेंगे तो देखेंगे I में क्या चेंज हो रहा है, I को चेंज करेंगे तो देखेंगे V में क्या चेंज हो रहा है। हमने एक सिंगल कॉपर का वायर ले लिया और उस पर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो सिंगल कॉपर के वायर का जो रेजिस्टेंस होगा R, वो कांस्टेंट रहेगा, एक तरीके का रहेगा, ठीक है ना। सेम लेंथ और सेम ब्रेथ का हमने, सेम हाइट का, सब कुछ सेम का ले लिया। अब देखिए, अब अगर मान लीजिए कि उसकी कॉपर के कंडक्टर में हम पोटेंशियल डिफरेंस 10 था, तो मान के चलिए पोटेंशियल डिफरेंस 10 था, तो उस समय करंट जो था वो 5 एम्पियर था। मान लीजिए, कोई मानने में कुछ जा तो नहीं रहा, तो यानी कि रेजिस्टेंस जो आएगा, यानी कि V अपॉन I वो कितना आएगा, 2 आएगा। अब मैंने क्या किया, वोल्टेज को डबल कर दिया, वोल्टेज को क्या किया मैंने, डबल कर दिया। तो जैसे ही मैंने वोल्टेज को डबल किया, 10 से 20 किया, तो करंट भी डबल करना होगा, क्योंकि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो यानी कि करंट 5 से अब कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अभी भी V अपॉन I कितना आएगा, 10 डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाई 10, यानी अभी भी 2 आएगा। अब मैंने क्या किया, वोल्टेज को 3 टाइम्स कर दिया, 30, तो करंट भी 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 15 हो जाएगा। और अभी भी V अपॉन I कितना आएगा, तो 30 डिवाइडेड बाई 15, अभी भी 2 आएगा। मैंने वोल्टेज को 4 गुना बढ़ा दिया, तो करंट को भी 4 गुना बढ़ाओ, 5 से 4 गुना करो यानी कि 20 करो, यानी कि अभी भी रेजिस्टेंस कितना आएगा, 40 डिवाइडेड बाई 20 यानी कि 2। यानी कि रेजिस्टेंस जो है एक पार्टिकुलर कंडक्टर के लिए हमेशा कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं, देखिए 2 2 2 2 2 आता जा रहा है। यानी V अपॉन I जो है ये हमेशा कांस्टेंट आता जा रहा है, V अपॉन I हमेशा कांस्टेंट आता जा रहा है। और आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होगा, मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर कांस्टेंट आ रहा है, V अपॉन I अगर कांस्टेंट आ रहा है, यानी कि अगर मान के चलिए Y अपॉन X या P अपॉन Q हम बार बार डिवाइड कर रहे हैं और हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है जो कि ओरिजिन से पास होता है। तो यहां पे आप लोग ये बात लिख सकते हैं कि वी नो V अपॉन I जो है वो R के बराबर है, यानी कि कांस्टेंट के बराबर। 10 जो VI ग्राफ है इज अ स्ट्रेट लाइन। कैसा लाइन आएगा,
VI ग्राफ जो आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा डेट पासेस थ्रू द ओरिजिन ऑफ द ग्राफ। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों स्ट्रेट लाइन आ रहा है, क्यों? क्योंकि V अपॉन आई हमेशा कांस्टेंट रेशियो दे रहा है, 2 कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, तो इसीलिए ग्राफ जो हमारा आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। और देखिए V अपॉन आई हम निकाल रहे थे, क्या निकाल रहे थे? V अपॉन आई, यानी V जो होगा यहां होगा जो कि वोल्ट में होगा, ठीक है ना, और I जो होगा यहां होगा जो कि एम्पियर में होगा, क्योंकि V अपॉन आई हम लोग बना रहे थे। और ग्राफ जो होगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करता हुआ ऐसे निकल जाएगा। ये है आपका ग्राफ, ठीक है ना। इसको दूसरे पेन से बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये है आपका ग्राफ, स्ट्रेट लाइन होता है, कई बच्चों को याद भी होगा, लेकिन क्यों होता है ये बात आज समझ में आ गई होगी कि ऐसा होता क्यों है। अगर आप वैल्यू भी रखकर देखोगे ना, जो कि वैल्यू हम लोगों ने यहाँ ली थी कि V की वैल्यू 10 तो I की वैल्यू 5, तो ये भी रख के आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर V अगर 10 वोल्ट है तो इसके क्रॉस जो I आएगा वो 5 एम्पियर आएगा। फिर अगर V को तुम लोग 20 कर दोगे तो I जो है सो 10 हो जाएगा। अगर V को 30 कर दोगे, V को 30 कर दोगे तो I जो है वो 15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात भी आप लोग ऐसे फिगर में बना सकते हो। तो अगर कभी भी आ जाए कि ग्राफ को थोड़ा समझाइए, हमें एग्जाम में इस तरह से आ जाए कि VI ग्राफ को थोड़ा समझाइए, तो आप लोग पहले तो कोई एक ऐसे एग्जाम्पल ले लीजिएगा और बोलिएगा कि मैंने एक बार डबल किया, ट्रिपल किया तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो वो भी डबल ट्रिपल होता गया और V अपॉन आई बार बार कांस्टेंट आ रहा है। तो उसके बाद ये लाइन लिखकर और ये ग्राफ बना दीजिएगा, आपको 3-4 नंबर आराम से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओम्स लॉ में इतनी सारी बातें हम लोगों ने की, ओम्स लॉ की हम लोगों ने रिलेशन दिखी कि रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट घटेगा, रेजिस्टेंस को घटाएंगे तो करंट बढ़ेगा, फिर वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा और वोल्टेज को घटाएंगे तो करंट घटेगा। फिर उसके बाद हमने एक ग्राफ देख ली, ठीक है ना। और इसको हम आपको बता दें कि इसको ओमिक ग्राफ भी बोलते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा है ना तो हम लोग कई बार कहते हैं कि ये ओमिक ग्राफ है, और अगर कर्व टाइप आए तो बोलते थे कि नॉन ओमिक ग्राफ है। इस तरह के टर्म्स यूज किए जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में रेजिस्टेंस से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है ना। कि अब रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, और रेजिस्टेंस क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, उसकी यूनिट क्या होती है, और फिर उसके बाद V अपॉन आई पर हम लोग कुछ सवाल भी करेंगे, और उसके बाद रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है, और रेजिस्टेंस पे भी 4-5 वैरायटी के सवाल अच्छे अच्छे बनते हैं। वो सारी चीजें भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करना शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।